नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार शर्मा अनन्या टीचर्स अकेडमी मौला बांकीपुर की तरफ से आप सभी को सीटेट जुलाई 2020 पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के पाठ्यक्रम की जानकारी दे रहा हूँ। इस श्रृंखला में ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना करके YouTube पर अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग उनको क्रम से देखिएगा और फिर इस वीडियो को अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज हम लैंग्वेज फर्स्ट के सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि सीटेट के पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम की संरचना है, उस पाठ्यक्रम की संरचना में जो लैंग्वेज 2 आती हैं चयन करने के लिए, उनमें से एक को लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा प्रथम कहा जाता है और दूसरी को लैंग्वेज सेकेंड यानी भाषा द्वितीय कहा जाता है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। तो सीटेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे क्रमबद्ध तरीके से जो वीडियो आ रहे हैं उनको देखते रहें। इस लॉकडाउन के समय में इन वीडियोस का आपके लिए बहुत ही महत्व है। हम आपकी तैयारी पूरी की पूरी कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आप इन्हीं वीडियो को देख करके ही सीटेट क्वालिफाई कर लें। आज पाठ्यक्रम की चर्चा के क्रम में हम भाषा प्रथम का चयन कैसे करते हैं, भाषा प्रथम में पाठ्यक्रम क्या है, भाषा प्रथम में जो पाठ्यक्रम है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है और कहाँ कहाँ से मिलेगा, उसके जो शब्द दिए गए हैं उनका क्या अर्थ है, आज यही चर्चा करेंगे। इससे आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। और ध्यान रहे कि सीटेट की बुकलेट को आप डाउनलोड कर लेंगे और पुराने सालों के सीटेट के पेपर्स भी आप जो नेट से डाउनलोड करके उनके PDF अपने फ़ोन में रखेंगे। इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आप पूरी तरीके से तैयारी करने में सक्षम होंगे। अब आप किसी भी कोचिंग का भरोसा छोड़ दीजिए। अब आप किसी भी जगह पर जाकर नहीं पढ़ पाएंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर पर ही तैयारी कीजिए। पूरा पाठ्यक्रम मैंने जैसे बताया है वैसे ही डाउनलोड कर लीजिए। पूरा पाठ्यक्रम सीटेट की बुकलेट में है और उस बुकलेट को डाउनलोड करके पूरा पाठ्यक्रम देखिए। उसके बाद पुराने सालों के पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए। उन पेपर्स से पेपर पैटर्न को समझिए, हमारे तीनों YouTube के वीडियो देखिए और उसके बाद ये चौथा वाला जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको भी देखिए। आगे भी श्रृंखला में बनाते रहेंगे, उनको देखते रहिए। कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो बात समझ में आ रही हो, जो नोट करना हो उसको नोट कर लीजिए। तो एक बार फिर अनन्या टीचर्स अकेडमी मौला बांकीपुर की तरफ से आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि पाठ्यक्रम में जो 30 प्रश्न भाषा प्रथम से आएंगे उनका पाठ्यक्रम यहाँ पर क्या है। उसके पीछे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसने पाठ्यक्रम जो तैयार किया है वो कैसा है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए देखते हैं। मित्रों, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में बांटा है। लैंग्वेज फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में बांटा है। एक तो इसका का भाग है, ये भाषा बोधगम्यता, भाषा बोधगम्यता यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरा खा भाग है भाषा विकास की अध्यापन कला, पेडागॉजिकल इशूज, या यूँ कह लें कि जो है भाषा विकास की अध्यापन कला, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या कह लें? पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की अध्यापन कला कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ भाषा बोधगम्यता से भी 15 प्रश्न आएंगे
भाषा विकास के अध्यापन कला से भी 15 प्रश्न आएंगे। इस लैंग्वेज फर्स्ट से कुल 30 प्रश्न आएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट से कुल 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ भाषा बोधगम्यता से जो 15 प्रश्न आएंगे, उनमें जो भाषा फर्स्ट है उसके लिए ये सिलेबस दिया गया है। भाषा फर्स्ट के लिए ये सिलेबस दिया गया क्या है? अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। तो इतनी चीज इसमें भाषा बोधगम्यता में दी गई है। क्या सबसे पहले मेन बात है इसमें दी गई है कि जो सीटेट का पाठ्यक्रम है उसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट आप चयनित करेंगे उसके खंड का में जो कि विषय वस्तु है उसको भाषा बोधगम्यता के रूप में देखा जा रहा है। उसमें क्या है सबसे पहले कि 2 अनुच्छेद आएंगे। सबसे पहली बात क्या समझे कि 2 अनुच्छेद आएंगे और 2 अनुच्छेद में से क्या होगा? एक गद्य होगा और एक कविता होगी। एक गद्य होगा अथवा नाटक और एक कविता होगी, जिसमें क्या होगा? कौन कौन से चीजें उसमें होंगी? बोधगम्यता का, निष्कर्ष निकालने का, व्याकरण के और मौखिक योग्यता के संबंध में उसमें प्रश्न होंगे। और ये कैसे प्रश्न होंगे? ये प्रश्न जो है 9 गद्य से आएंगे। यहाँ पर इस खंड से 9 प्रश्न होंगे। ठीक है, और इस कविता खंड से, इससे जो है क्या होंगे? इससे 6 प्रश्न होंगे। कुल 15 प्रश्न होंगे। कुल कितने होंगे? 15 प्रश्न होंगे। तो 9 यहाँ पर हो गए, 9 यहाँ पर 15 हो गए। इन्हें पूछा जाएगा बोधगम्यता यानी कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा, निष्कर्ष इन्फेरेंस पूछा जाएगा, व्याकरण ग्रामर पूछी जाएगी, मौखिक योग्यता यानी ये चीजें पूछी जाएंगी। अब गद्य अनुच्छेद कैसा होगा? ये तो साहित्यिक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। ये साहित्यिक जो गद्य अनुच्छेद होगा वो, और पद में तो कविता ही होगी। तो यहाँ पर ये चीजें होंगी। तो आपको यहाँ क्या करना है? ध्यान रखना है कि 15 प्रश्न तो आपके केवल और केवल 2 अनुच्छेदों से आएंगे। 9 प्रश्न आएंगे जो आपका गद्य अनुच्छेद होगा और 6 प्रश्न आएंगे जो आपका पद्य अनुच्छेद होगा। यानी एक गद्यांश होगा जिसमें आपको उसको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद में उसके नीचे 9 प्रश्न दिए होंगे, उनके 4 विकल्प दिए होंगे, उनके उत्तर देने होंगे। और 6 प्रश्न आपकी कविता से आएंगे जिसमें से आपको कविता को पढ़नी होगा और कविता के अंदर जो 6 प्रश्न दिए होंगे उनके विकल्पों के साथ वो प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो इस तरीके से 15 प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ देखिए जो व्याकरण है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। व्याकरण में कहीं आपसे विलोम शब्द किसी शब्द का पूछ लेंगे, कहीं अलंकार उसमें पूछ लेंगे, कहीं मुहावरा पूछ लेंगे, कहीं समास पूछ लेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे। इसमें आप जो पहले से ही थोड़ा बहुत अध्ययन किए हुए हैं वो सपोर्ट करेगा आपका। और पुराने सालों के अगर पेपर देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उसी से सब कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आएगी, इतनी चीज़ें यहाँ से आएंगी। और दूसरी चीज खा है भाषा विकास की अध्यापन कला, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो शब्द दिया गया है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पर पेडागॉजिकल इशूज अध्यापन संबंधी मुद्दे शब्द नहीं दिया गया है। यहाँ शब्द दिया गया है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास के अध्यापन कला। तो मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो वो धीरे धीरे अपनी भाषा का विकास करता है और इस विकास के क्रम में अध्यापन का क्या योगदान है ये आपको समझना है। बच्चा माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है उसके बाद से वो कुछ न कुछ उच्चारित करने लगता है, मुँह से अपने भावों को प्रकट करता है। उसके बाद
वो कुछ न कुछ बोलने का प्रयास करता है, जैसा सुनता है वैसा बोलने का प्रयास करता है, और इस तरीके से वो भाषा का अपनी विकास कर रहा होता है। जैसे उसका शारीरिक विकास होता है वैसे उसका भाषा का विकास होता है। और इस भाषा के विकास के क्रम में जब वो 5 साल का हो जाता है तब कक्षा 1 में जाता है, और अपने साथ में वो अपने परिवार की भाषा को भी ले जाता है, अपने समाज की जहाँ वो रह रहा है उसकी भाषा को ले जाता है, मातृभाषा को ले जाता है, और उसके साथ ही आपको फिर अध्यापन करना होता है भाषा का। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं, और ये टकराने का कैसे उपयोग करेंगे, एक अध्यापक होने के नाते इसको क्या कहेंगे, किस तरीके से लेंगे, यही सीखना है। इसीलिए क्या है, ये भाषा शिक्षण नहीं है, भाषा के विकास का शिक्षण, यानी आप उसको अध्यापन करते करते वो जो है भाषा में उसके परिमार्जन कर देंगे, उसके भाषा में विकास कर देंगे, उसके भाषा को शुद्ध कर देंगे, उसकी भाषा में कुछ ऐसा कर देंगे जिससे वह शुद्ध वाक्य बोल सके, जिससे वह सही वाक्य बोल सके, जिससे वह सही वाक्य लिख सके। इस तरीके से योग्य उसको बना देंगे। ठीक है, तो यही भाषा विकास उसका होगा, और इसमें यही आपका अध्यापन के रूप में रोल होगा कि उसकी जो भाषा है उसमें कुछ न कुछ सुधार करते रहें। भाषा फर्स्ट ध्यान रहे कि वही भाषा लेने के लिए रहना चाहिए जो बच्चे की मातृभाषा हो, यानी जो आपकी मातृभाषा है वही जो है लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आपको चुनना चाहिए, उससे ज़्यादा ही लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पहला बिंदु जो दिया है वह है अधिगम और अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो अधिगम क्या है और अर्जन क्या है? अधिगम होता रहता है और अर्जन करता रहता है वाला। अर्जन किस चीज़ का? भाषा के नए नए शब्दों का अर्जन करता है, सीखने के साथ साथ वो अर्जन करता है, वो अपने जो है भाषा कोश को बढ़ाता रहता है। तो इस चीज़ को देखना है कि अधिगम और अर्जन क्या है, एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा अध्यापन के क्या क्या सिद्धांत हैं, किन किन सिद्धांतों के आधार पर भाषा का शिक्षण किया जाता है, उन सिद्धांतों में पढ़ना है। सुनने और बोलने की भूमिका, देखिए दो चीज़ें देखिए, एक तो सुनना और दूसरा रेसिप्रोकल उसका बोलना। सुनना और बोलना, पहले सुनेगा और फिर बोलेगा, तो एक में वो ग्रहण करेगा, दूसरे में वो व्यक्त करेगा। तो इस तरीके से सुनने से ग्रहण करेगा, वो बोलने से व्यक्त करेगा। इसकी क्या भूमिका है? भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। सुनकर के बोलते हैं कैसे, और इस तरीके से ये एक उपकरण हो जाती है भाषा बच्चे के लिए, और इसका बच्चे कैसे उपयोग करते हैं इस बात को समझना है, इसी को जो है विश्लेषण करना है। एक अध्यापक होने के नाते आपको ये समझना होगा कि कैसे बच्चे जो है वो भाषा को सुनते हैं और कैसे बोलते हैं। अभी इसको और विस्तार से देखेंगे। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संघर्ष। मौखिक और लिखित, ओरल एंड रिटन, जब लैंग्वेज को यानी भाषा को मौखिक रूप से या लिखित रूप से उपयोग किया जाता है विचारों के संप्रेषण में, तो व्याकरण का क्या योगदान होता है? व्याकरण का क्या योगदान होता है? ठीक है, व्याकरण वास्तव में एक प्रकार से भाषा को जो है वो परिमार्जित करती है, शुद्ध करती है भाषा को, और शुद्ध भाषा बच्चा बोलने लगता है। शुद्ध से तात्पर्य है ऐसा जैसा कि बोला जाना चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे की मातृभाषा उसकी मूल भाषा है, उसमें आप बहुत कुछ पहले से ही बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसमें जो सुधार करने योग्य है वो व्याकरण की सहायता से उसको सुधारा जा सकता है। ये शिक्षक का रोल है, यहाँ वही चीज़ देखनी है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। ठीक है, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ है ना। एक कक्षा है, उसमें भाषा पढ़ाने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, भाषा की कठिनाइयाँ क्या हैं, त्रुटियाँ और विकार क्या है, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स क्या हैं। भाषा में त्रुटियाँ होती हैं, उन त्रुटियों को कैसे देखेंगे,
और उसके बाद में भाषा में कुछ विकार होते हैं, उन विकारों को कैसे देखेंगे। त्रुटियां वो होती हैं जो सामने दिखाई दे रही होती हैं, लिखने में त्रुटियां, जैसे व्याकरण में कोई शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है, आप उसको त्रुटि कहेंगे, हैं। इसी प्रकार से जो है ये विकार क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको लिखना आना चाहिए, लिखना नहीं आ रहा है, तो ये कह देते हैं कि उसको लिखने का विकार है ना। तो ये विकार क्या होता है, विकार होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब कि जैसे डिस्ग्राफिया हो जाता है बच्चों को, अधिगम संबंधी कठिनाइयां कहते हैं इसको आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो ये जैसे डिस्ग्राफिया है, मतलब लिखने में उसको कठिनाई हो रही है, वो जो चीज़ है उसको नहीं लिख पा रहा है जिसको लिखने के लिए दिया गया है। तो यही वैसे ही ईरण का मतलब जो लिखा गया वो किसी न किसी दृष्टिकोण से गलत लिखा गया है, वो आप समझ रहे हैं, उसकी गलती को सुधारेंगे। लेकिन विकार का मतलब हुआ वो लिखना चाह रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, उसके अंदर कुछ मानसिक विकृति आ गई है और उसको भी सुधारना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। और भाषा कौशल है, लैंग्वेज स्किल्स है। भाषा कौशल क्या है उनको कैसे पढ़ेंगे, अभी इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैंने एरो बना करके इधर दिया है, ये भाषा कौशलों को विस्तार से भी पढ़ेंगे। अब भाषा कौशल के बाद भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना यानी भाषा शिक्षक होने के नाते आप भाषा के मूल्यांकन के लिए क्या क्या चीज लाएंगे। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये जो है 4 चीजें हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। ये 4 भाषा के कौशल है, इनके सहायता से मूल्यांकन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन के लिए है। अध्यापन अधिगम सामग्रियां, अध्यापन अधिगम सामग्रियां पाठ्य पुस्तक जैसे है, ये क्या है, अध्यापन अधिगम सामग्रियां यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, पाठ्य पुस्तक एक हो जाती है, जैसे एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, तो वो पाठ्य पुस्तक क्या है, वो एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया का मतलब कि जो प्रिंट मीडिया है ना, ये भी एक मल्टीमीडिया का एक रूप है, जैसे अखबारों का आना, उनको पढ़ना, ठीक है। तो ये और मल्टीमीडिया सामग्री और कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, बहुभाषाई संसाधन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहें कि इससे एक प्रश्न जरूर आना। एक शिक्षक होने के नाते यदि आप 40 बच्चों को एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि 40 के 40 बच्चे एक जैसे परिवेश से नहीं आते हैं, ना तो एक जैसी भाषा का उपयोग करते हैं, ना एक जैसा बोलते हैं, तो वे भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से वो इसी बात को कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि एक भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाला समूह बन जाता है आपकी कक्षा। तो वो समूह वास्तव में क्या करता है, क्या अधिगम के लिए वो बाधक है, क्या अधिगम के लिए सहायक है। तो एक शिक्षक होने के नाते आप उसको अधिगम के लिए सहायक मानेंगे, यानी एक बहुभाषीय कक्षा हमेशा भाषा अधिगम में सहायता पहुंचाती है। तो ये बार बार प्रश्न आया है कि एक बहुभाषीय कक्षा में जो है भाषा अधिगम क्या बाधक हो सकता है या सहायक हो सकती है। तो बहुभाषीय कक्षा हमेशा अधिगम में सहायक होगी। क्यों? क्योंकि एक भाषा बोलने वाला बच्चा अपनी भाषा जब बोलेगा तो दूसरा उसी को सीखेगा, दूसरा अगर बोलेगा तो पहला सीखेगा। इस तरीके से भाषा के जो शब्द हैं, जो क्षेत्रीय शब्द हैं, उन शब्दों में भी जो है वो लोग कुछ न कुछ संप्रेषण आपस में करते रहेंगे और इस तरीके से वो अपनी अपनी भाषाएं समूह में रह करके एक दूसरे से सीखेंगे और सिखाएंगे। तो ये क्या है, ये एक सहायक के रूप में है। तो बहुभाषाई संसाधन के रूप में जो है जो कुछ भी मिलता है एक अध्यापक को, तो ये एक सहायक संसाधन के रूप में हमेशा लिखेंगे इसको। और यहाँ आगे चल कर क्या है, उपचारात्मक अध्यापन, वही रिमेडियल टीचिंग। तो क्या होता है कि कहीं कोई गलती अगर कर रहा है बच्चा तो उसको जो है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग यानी निदानात्मक परीक्षण से पता लगाते हैं कि गलती कहाँ है। उसके बाद में उपचारात्मक अध्यापन यानी रिमेडियल टीचिंग से
उसको पढ़ाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अब देखेंगे एक नई चीज़ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, भाषा कौशल क्या होते हैं। एक अध्यापक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा को हमेशा भाषा कौशलों की सहायता से सिखाया जाता है। वे कौशल अगर बच्चा सीख लेता है तो भाषा सीख लेता है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो भाषा के कौशल हैं वो सभी भाषाओं में एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो खा खंड है भाषा विकास की और अध्यापन कला, इसमें जो पाठ्यक्रम दिया है वो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए भी सीटेट में यही पाठ्यक्रम दिया है और लैंग्वेज सेकेंड के लिए भी यही पाठ्यक्रम दिया है। यहाँ पर केवल थोड़ा सा लैंग्वेज सेकेंड में जब पढ़ेंगे थोड़ा सा चेंज है, उसमें क्या है दोनों गद्य ही आएंगे, उसमें यहाँ पद्य नहीं आएगा। जब लैंग्वेज सेकेंड का आप सिलेबस डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर पद्य आएगा, गद्य आएगा और दोनों में ही गद्य ही रहेगा। ठीक है, पद्य यहाँ पर है, गद्य है और पद्य है, तो वहाँ पर दोनों ही खंड गद्य ही रहेंगे। गद्य खंड 1 से 9 प्रश्न आएंगे, गद्य खंड दूसरे से 6 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न इस तरीके से आएंगे। वही केवल एक डिफरेंस रहेगा, बाकी लगभग ऐसा ही रहेगा सब कुछ, और ये भी पाठ्यक्रम वैसा ही रहेगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए आप चुन रहे हैं यहाँ पर किसी भाषा को, अगर चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, तो आप इस तरीके से तैयार करेंगे और मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि एक गद्य खंड आएगा और एक पद्य खंड आएगा लैंग्वेज फर्स्ट में, और लैंग्वेज सेकेंड में जिसका चयन करेंगे उसमें एक गद्य खंड आएगा और दूसरा भी गद्य ही खंड आएगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भाषा कौशल की बात कर रहे हैं, तो भाषा कौशल में आप देखेंगे कि ये जो 4 मैंने अभी बताए थे यही है। पहला जो है वो है सुनना यानी लिसनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं श्रवण कौशल। दूसरा है जो वो है स्पीकिंग यानी बोलना, जिसको वाचन कौशल कहते हैं। तीसरा जो है वो है पढ़ना यानी रीडिंग, जिसको पठन कौशल कहते हैं। चौथा है आपका लिखना यानी लेखन, जिसको राइटिंग स्किल कहते हैं। तो ये 4 कौशल है। अक्सर ये देखा होगा नाम में कि वाचन कौशल और पठन कौशल, बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देखा है पढ़ाते हुए, सीटेट की ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते हुए, यूट्यूब पर पढ़ाते हुए, वो लोग क्या करते हैं वाचन कौशल और पठन कौशल को एक जैसा मिला करके पढ़ा देते हैं, जबकि वाचन कौशल यानी स्पीकिंग स्किल और पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल ये भिन्न भिन्न है। अगर आप बच्चे को किसी भी भाषा के शब्दों का उच्चारण सिखा रहे हैं, लयबद्ध तरीके से उसे पढ़ना सिखा रहे हैं, उसके शब्दों पर उसके लय पर हाव भाव पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ आप उसको स्पीकिंग स्किल का उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर आप पढ़ने के साथ साथ समझना भी सिखा रहे हैं, यानी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी पढ़ना समझ के साथ, क्या कहलाता है पठन कौशल कहलाता है। और जो वाचन है यानी बोलना शुद्ध उच्चारण के साथ, वो क्या कहलाता है स्पीकिंग कौशल कहलाता है। नहीं, शुद्ध बोलने का कौशल वाचन कौशल कहलाता है और शुद्ध पढ़कर के समझने का कौशल जो है पठन कौशल कहलाता है। तो पठन कौशल और वाचन कौशल दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखेंगे, एक नहीं है। और उसके बाद जो है इनको ऐसे क्रम में क्यों लिखा गया है, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग ये जो है ओरल कम्युनिकेशन में काम आते हैं। सुनना और बोलना ओरली होता है यानी मौखिक रूप से, इसलिए मौखिक संप्रेषण ये 2 कौशल इसमें आते हैं। और रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना, ये क्या होता है रिटन में होता है। अगर लिखा हुआ है तभी तो पढ़ेगा बच्चा, और जो बोल रहा है बच्चा उसी को लिखेगा, तो लिखेगा मतलब राइटिंग। ये लिखित संप्रेषण है, रिटन कम्युनिकेशन होता है। किसी को पत्र प्रेषित कर रहे हैं तो वहाँ पर लिख करके संप्रेषण कर रहे हैं, किसी का पत्र पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है वो भी जो है लिखित में संप्रेषण हो रहा है। किसी के विचारों को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये सुनना क्या कहता है डिकोड कहलाता है, ये संदेशों को डिकोड करता है, ठीक है सुनना। और ये भी जो बोलना है वो इनकोड करता है, और ये जो पढ़ना है वो डिकोड करता है, और लिखना है इनकोड करता है, ठीक है।
हमने लिखा तो अपनी विचार को इनकोड कर दिया, और जो कोई पढ़ेगा उसको तो वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। ठीक है, यानी पढ़ेगा तो डिकोड करेंगे, जो कोडिंग हमने दी है उसको डिकोड कर देगा, समझ लेगा उसको। ये चीज यहाँ पर जो दो चीजें हैं, इनसे विचारों की जो है सुनना और पढ़ना, इनसे क्या होता है, विचार आते हैं मन में, तो ये क्या है, ग्राह्यात्मक कौशल कहलाते हैं, यानी रिसेप्टिव स्किल्स कहलाते हैं। और ये बोलना और लिखने से विचार मन के बाहर जाते हैं, इसलिए इसको अभिव्यक्त्यात्मक कौशल यानी प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है। तो ये दोनों ही कैटेगरी में ऐसे आते हैं। और यहाँ पर जो है बालक के भाषा का विकास जो है LSRW के रूप में होता है। लिसनिंग पहले होती है, फिर स्पीकिंग कौशल होता है, फिर रीडिंग होती है, फिर राइटिंग होती है। इस तरीके से कौशल का विकास होता है। यहाँ और एक बात ध्यान रखेंगे, भाषा जब पढ़ाते हैं तो 2-3 चीजें और आती हैं, उनको अभी जो है एक अध्यापक होने के नाते क्लियर कर लें, आगे यही चीजें बाद में खूब पेपर में इधर उधर छाई रहेंगी और आपको समझने में दिक्कत होगी। एक तो होता है स्फुट लेख यानी डिक्टेशन, ये अलग चीज है, सुन करके किसी चीज को लिखना। और एक होता है सुलेख यानी कैलीग्राफी, यानी सुंदर अक्षरों में लिखना। और एक होती है वर्तनी यानी स्पेलिंग, यानी वर्तनी को ठीक ढंग से जो है शुद्ध किया गया हो। तो ये चीज 3 चीजें इनको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए एक भाषा विज्ञान है, इस पर जोर डालेंगे अगर। भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स। भाषा विज्ञान में ये 3 प्रकार के विज्ञान है। एक फोनोलॉजी है, 4 प्रकार के विज्ञान है। एक फोनोलॉजी है, दूसरा है मॉर्फोलॉजी है, तीसरा है सिमेंटिक्स है, और चौथा है सिंटैक्स। ये फोनोलॉजी में ध्वनि विज्ञान इसको कहते हैं। ध्वनि यानी जो उच्चारण होता है वो ध्वनि के रूप में होता है, उसका संबंध कैसे है यहाँ पर। ये मॉर्फोलॉजी में शब्द रूप विज्ञान है, शब्द का क्या स्वरूप होगा उस और चर्चा होती है। सिमेंटिक्स में जो है अर्थ विज्ञान, इसमें जो है शब्द का अर्थ क्या होगा इस पर चर्चा होती है। और सिंटैक्स में क्या होता है, वाक्य विज्ञान है, एक वाक्य कैसे बनेगा, कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैंने कल खाया था, ये पूरा वाक्य कैसे बनेगा। मैंने कहाँ आएगा, खाया कहाँ आएगा, था कहाँ आएगा। जैसे किसी से कह दो कि मैं था पढ़ रहा, तो क्या ये सही वाक्य है? नहीं, आप कहेंगे मैं पढ़ रहा था, तो क्रम जो है बताता है, ये वाक्य विज्ञान होता है। इसीलिए शब्द का अर्थ जो बताता है वो सिमेंटिक्स होता है यानी अर्थ विज्ञान होता है। और ये मॉर्फोलॉजी शब्द के रूप की रचना बताता है, वो मॉर्फोलॉजी होता है। और फोनोलॉजी जो है ध्वनि विज्ञान है, जिस तरीके की ध्वनियों को हम आगे चल करके उपयोग करते हैं। जब भाषा को अंदर और पढ़ेंगे, आप व्याकरण पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। यहाँ पर ये इतनी जो चर्चा हुई, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया कि सीटेट के जुलाई 2020 के पाठ्यक्रम में अगर आप भाषा फर्स्ट के रूप में किसी भाषा का चयन कर रहे हैं, वो चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई अन्य जो है भाषा हो, उसको अगर चयनित कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके का प्रश्न पत्र वहाँ देखने को मिलेगा। इस तरीके से सजे हुए 30 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से 15 2 अपठित खंडों से आएंगे, जिनमें से एक गद्य खंड होगा और एक पद्य खंड होगा। गद्य खंड से 9 आएंगे, पद्य खंड से 6 प्रश्न आएंगे, और 15 प्रश्न भाषा विकास की अध्यापन कला से आएंगे, जिसमें आपको भाषा जो है के अध्यापक हैं तो आपको क्या क्या जानना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या क्या जो है अच्छी चीज़ें होती हैं उनको देखना है। भाषा कौशल विशेष रूप से क्या है, उनका क्या क्रम है, LSRW ये क्रम जरूर पूछा जाता है। और उसके बाद बहुभाषाई संसाधन के रूप में एक अच्छा कक्षा आपको मिला हुआ है, तो वो एक प्रकार से आपके अधिगम के लिए जो है सहायक है। ये बात आपको मान करके चलना है। बाकी बातें और भी हैं, ये तो पाठ्यक्रम ही था, जब पढ़ाया जाएगा इसके अंदर तो और भी चर्चा होगी। बहुत अच्छे से जो है आपको इसको समझना है, ठीक है। जहाँ कहीं भी ना समझ में आया हो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।